हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडू साइंस क्लासेस। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वाली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, तो आज की वीडियो में हम लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को ख़त्म करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले हमें ऑस्मोसिस समझना होगा। अगर तुम चाहते हो कि ऑस्मोटिक प्रेशर में तुम्हें समझाऊं जो कि लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो उसको समझने से पहले ऑस्मोसिस समझ लेते हैं। अगर तुमको ऑस्मोसिस समझ में आ गया तो ऑस्मोटिक प्रेशर तो डेफिनेटली समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं बात करूं ऑस्मोसिस की, तो सबसे पहले यार मैं कोई भी चीज़ समझाना जब भी मैं समझाता हूं तो हमेशा कोशिश ये करता हूं बेटा कि रियल लाइफ एग्जांपल लूं, जिससे क्या होता है चीज़ें थोड़ी सी क्लियर होती हैं। तो जैसे कि ऑस्मोसिस को अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल से समझाऊं तो सबने ये देखा होगा, जैसे हम क्या करते हैं, मान लो जो चने होते हैं उसको हम जैसे ही पानी में डालते हैं तो होता क्या है, 2-4 घंटे बाद चने हो गए, बादाम हो गए, उनको जैसे ही हम पानी में डालते हैं तो 2-4 घंटे बाद देखते हैं कि वो स्वेलअप हो जाते हैं, ऐसा देखते हैं कि उनके अंदर पानी भर जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल है किसका, ऑस्मोसिस का। हाँ, वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, अच्छे से बात करेंगे। अच्छा, और भी एग्जाम्पल है ऑस्मोसिस के, जैसे किशमिश है, तो किशमिश को क्या करो, दूध में डाल दो या फिर क्या करो, पानी में डाल दो, तो क्या होगी, वो भी स्वेलअप हो जाएगी, उसके अंदर भी पानी भर जाता है। ये भी एग्जाम्पल है किसका, ऑस्मोसिस का। अच्छा, और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि यार जो अचार होता है, तो हम क्या करते हैं, अचार बनाते टाइम जो आम होता है उसके अंदर यार नमक होता है, वो सॉरी आम जो होता है उसके अंदर वाटर होता है, तो हम क्या करते हैं उस आम में नमक मिला देते हैं, तो जो आम के अंदर पानी होता है वो सारा बाहर आ जाता है। और इसमें भी क्या लग रहा है, ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस यार बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है अगर देखा जाए डेली लाइफ में भी। ठीक है, तो समझ लेते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है, कैसे होता है, ध्यान से सुनते जाना। ठीक है बेटा, जैसे मान लो मैंने 2 कंटेनर लिए, एक इस तरफ 2 कंपार्टमेंट ले लिए एक ही कंटेनर के। ठीक है, बीच में लगा दी मैंने एसपीएम, बात करेंगे क्या होती है ये। ठीक, तो मैंने एसपीएम के इधर जो कंपार्टमेंट है जो इधर है, इसमें मान लो मैंने प्योर वाटर भर दिया, प्योर वाटर। अच्छा, ये मान लो 2 लीटर का है पूरा, तो मैं इसकी मान लेता हूँ ये 2 लीटर का पूरा प्योर वाटर भरा है इसके अंदर, इस कंपार्टमेंट में। इसको मान लेता हूँ मैं सेकंड कंपार्टमेंट, और इस वाले को मान लेता हूँ एसपीएम के इधर वाले को फर्स्ट कंपार्टमेंट। ठीक है, ठीक, तो इसमें क्या किया मैंने, वाटर के साथ शुगर समझ लो या सॉल्ट समझ लो, वाटर के साथ सॉल्ट ले लिया, शुगर प्लस सॉल्ट, ये दोनों मिला के कितना है, 2 लीटर। अच्छा, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, इसमें 2 चीज़ें, वाटर और सॉल्ट। मान लो वाटर तुम्हारा है लगभग 1.5 लीटर, बाकी बचा हुआ 0.5 लीटर में कौन आ रहा है, तुम्हारा सॉल्ट ऑक्यूपाई कर रहा है, बाकी बचा हुआ कंटेनर का 0.5 लीटर में सॉल्ट आ रहा है और 1.5 लीटर में सिर्फ कौन है, पानी। अच्छा, ठीक, तो अगर मैं सिंपल सी चीज़ पूछूं, जैसे मान लो 1.5 लीटर में तुम्हारा वाटर आ रहा है, ठीक, और 0.5 लीटर की बात कर दूं तो उसमें तुम्हारा आता है सॉल्ट ऑक्यूपाई कर रहा है इतनी जगह। अच्छा, तो मैं अगर सिंपल सी बात पूछूं कि पानी का कंसंट्रेशन बोलूं या मात्रा बोलूं, इधर ज़्यादा है या इधर ज़्यादा है, तो सबको पता है कि पानी की मात्रा इधर ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि पूरे के पूरे 2 लीटर में कौन भर रखा है, पानी। इधर 2 लीटर में क्या, आधा लीटर तो तुम्हारे नमक ने कवर कर दिया और जो 1.5 लीटर बचा वो वाटर ने। तो अगर मैं बात करूं वाटर की, अगर मैं बात करूं सिर्फ वाटर की। अच्छा, तो एक बात बताओ, ये वाले हिस्से में ये पूरा सोल्यूशन है, क्योंकि सोल्यूशन 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। ठीक, अगर मैं कंपार्टमेंट फर्स्ट की बात करूं तो जो सोल्यूशन लिया है मैंने सॉल्ट और वाटर का, इसमें सॉल्वेंट कौन हुआ, वाटर। अच्छा, सॉल्यूट कौन हुआ, सॉल्ट। अच्छा, मेरी बात क्लियर हुई। अच्छा, इसकी अगर मैं बात करूं बेटा, वैसे तो इसमें सॉल्यूट है ही नहीं, सिर्फ वाटर ही वाटर है, तो इसको मैं सिर्फ क्या कंसीडर करता हूं, सॉल्वेंट। ठीक है, इसको मैं सॉल्वेंट मान लेता हूं। इसको सोल्यूशन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि तुम्हें पता है कि इसमें 2 चीजें, और सोल्यूशन तुम्हें पता है इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट, ऐसी बात हमने स्टार्टिंग में ही की थी। ठीक, तो एक कंपार्टमेंट में मैंने प्योर वाटर लिया तो उसका मात्रा 2 लीटर है, दूसरे वाले कंपार्टमेंट में या जो फर्स्ट वाले कंपार्टमेंट में 2 लीटर है, लेकिन 1.5 लीटर पानी है, बाकी का बचा हुआ 0.5 लीटर सॉल्ट है, जो कि मैं एज अ कंसीडर करूंगा सॉल्यूट। ठीक है, अगर मैं बात करूं बेटा सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन कहाँ ज्यादा है, तो इधर। क्यों, क्योंकि इधर सिर्फ वाटर ही वाटर है पूरे में। अगर मैं बात करूं इधर सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन वो थोड़ी सी कम है इधर से। अच्छा, अगर मैं सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन की बात करूं तो वो किधर ज्यादा है, इधर कितनी है, 0.5 लीटर, और इधर मैं सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन की बात करूं तो बेटा इधर सॉल्यूट है ही नहीं, 0। तो अगर मैं बात करूं
ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, सब समझ में आएंगे भी। ऑस्मोसिस समझाने से पहले ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है ऑस्मोसिस की डेफिनेशन में, क्योंकि बुक्स में अलग अलग लिखा है। तो ये बातें तुमने अगर ध्यान से समझ ली तो तुम्हें वो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए। फिर सुनो, इस वाले कंटेनर में सिर्फ प्योर वाटर था, पूरे 2 लीटर में प्योर वाटर था, ठीक है। इस वाले कंटेनर में 1.5 लीटर पानी था, बाकी आधा लीटर सॉल्ट ने ऑक्यूपाई कर लिया। अगर मैं बात करूं सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन की तो इस वाले कंपार्टमेंट में ज़्यादा है और इस वाले कंपार्टमेंट में सॉल्वेंट कम है, मतलब पानी इधर ज़्यादा है, इधर पानी कम है, ठीक। अच्छा, बात करूँ सॉल्यूट की तो सॉल्यूट इधर ज़्यादा है और सॉल्यूट इधर कम है, सॉल्यूट इधर कम है और सॉल्यूट इधर ज़्यादा है। अच्छा, तो होता क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनना। अच्छा, तो होता क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनना। दोनों के दोनों जो कंपार्टमेंट है उनको मैंने बीच में से बंद कर रखा है, बीच में लगा रखी है एक एसपीएम लगा रखी है। एसपीएम क्या चीज है, इसको कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अच्छा, सेमी परमिएबल नाम से ही क्लियर है, नाम से ही क्लियर है। सेमी आधी चीजों को तो जाने देगी अपने अंदर से, आधी चीजों को रोक देगी, या फिर बोलूं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। कुछ चीजों को जाने देती है, कुछ चीजों को नहीं जाने देती। अगर मैं बात करूं तो यहाँ वाटर को तो अपने अंदर से निकल जाने देगी। देखो एसपीएम में छोटे छोटे छेद होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, तो उनमें से पानी तो निकल सकता है, पर सॉल्ट का साइज बड़ा है तो इसके अंदर से नहीं निकल सकता। वही वाली बात है, अपन जैसे क्या करते हैं, कोई भी चीज जब छानते हैं तो क्या होता है यार, जब कोई भी चीज छानते हैं तो होता है कैसे, चाय छान रहे हैं मान लो, तो बाकी जो तुम्हारी चाय होगी वो तो नीचे पहुंच जाएगी, उसमें जो पत्ती होगी वो उसी के अंदर रह जाएगी। मेरी बात समझ आ रही है? ऐसे ही एसपीएम भी बिल्कुल छन्नी वाला काम कर रही है, बिल्कुल। तो इसमें क्या हो रहा है, वाटर को तो ये जाने देगी, बाकी जो सॉल्ट होगा उसको नहीं जाने देगी क्योंकि उसका साइज बड़ा है। चलो ठीक है, एसपीएम के बारे में तुम जान गए। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलूं या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, इसी को कहा जाता है, ठीक। अब आते हैं ऑस्मोसिस पे। ऑस्मोसिस क्या होता है, अब ध्यान से समझो। अगर ये सारी बातें जितनी मैंने अभी तक बताई हैं तुमको क्लियर हो गई हैं तो ऑस्मोसिस में अब तुम्हें दिक्कत नहीं आने वाली। देखो ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस का डेफिनेशन बोलता है द फ्लो ऑफ solvent from higher concentration to its lower concentration through SPM। देखो क्या डेफिनेशन है, the flow of solvent, the flow of solvent from its higher concentration to its lower concentration, to its lower concentration। देखो ध्यान से समझो, ऑस्मोसिस कहती है कि जो सॉल्वेंट है वो कहां से कहां फ्लो होगा, उसकी हायर कंसंट्रेशन से उसकी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। सॉल्वेंट कहां से कहां फ्लो होगा, उसकी हायर कंसंट्रेशन से उसकी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, और किसके थ्रू होगा ये होगा एसपीएम के थ्रू, ठीक। तो अगर मैं बात करूं तो बताओ सॉल्वेंट की हायर कंसंट्रेशन कहां है, सेकंड में। सॉल्वेंट की लोअर कंसंट्रेशन कहां है, फर्स्ट में। मैंने बताया ना वाटर जो है वो सॉल्वेंट है यहाँ पर, तो देखो यहाँ 2 लीटर है, यहाँ 1.5 लीटर है, तो मात्रा कहाँ ज्यादा हुई, यहाँ पर ज्यादा हुई। किसकी, वाटर की, यानी सॉल्वेंट की। तो सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ जाएगा, सेकंड से फर्स्ट में, ठीक है। तो सेकंड से वाटर फर्स्ट में आएगा। वाटर बोलूं या फिर मैं इसे सॉल्वेंट बोलूं, क्योंकि जो चीज ज्यादा होती है उसको हम सॉल्वेंट कंसीडर करते हैं और जो चीज कम होती है उसको सॉल्यूट कंसीडर करते हैं। तो सॉल्वेंट की मात्रा सेकंड में ज्यादा है और फर्स्ट में कम है। तो या फिर मैं बोलूं सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन इधर हायर है और इधर लोअर है। और ऑस्मोसिस भी यही कहता है कि इस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट कहां से कहां होगा, उसकी हायर कंसंट्रेशन से उसकी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, किसके द्वारा, एसपीएम के द्वारा। तो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन यहाँ हायर थी, यहाँ लोअर थी, तो पानी कहां से कहां आएगा, तो प्योर वाटर आएगा तुम्हारे सॉल्टी वाटर की तरफ। प्योर वाटर कहां आएगा, सॉल्टी वाटर की तरफ। मैं बोलूं बिल्कुल जो पानी प्योर था, बिल्कुल पानी प्योर था, वो नमक वाले पानी की तरफ आ रहा है, किसके द्वारा, एसपीएम के द्वारा, और इसी को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। अच्छा ठीक, अब कुछ बुक्स की, अब यहां तक यही ऑस्मोसिस होता है, बस इतना सही है। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा, जो कंफ्यूज होते हैं बच्चे, ज्यादा बुक्स पढ़ लेते हैं, उन्हें थोड़ी सी कंफ्यूजन आती है, तो उसके लिए हम इसकी दूसरी वाली डेफिनेशन को मैं क्लियर करने वाला हूं, और मैं इधर वो डेफिनेशन लिख देता हूं और यहां से तुम्हें वो क्लियर हो जाएगी। देखो एक डेफिनेशन क्या है इसकी, द फ्लो ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन, टू इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक।
यहाँ से ये डेफिनेशन हो गई तुम्हारी ऑस्मोसिस की। अच्छा, थ्रू एसपीएम, ठीक है। और ये भी डेफिनेशन तुम्हारी एसपीएम, ये भी तुम्हारी ऑस्मोसिस की डेफिनेशन थी। अच्छा, दोनों डेफिनेशन को ध्यान से देखो। पहले तो मैं तुम्हें एक बात बोलना चाहूँगा बेटा, ये तुम्हारी किसी किताब में लिखी है, अपनी एनसीईआरटी में ही लिखी है वाली, और ये कुछ रिफ्रेशर्स में लिखी है और भी बुक्स में लिखी है। तो दोनों का मतलब सेम है। पहले तो सुन लो, ये भी सही लिखी है बिल्कुल, ये भी सही लिखी है, ये भी वही बात है, ये भी वही बात है, बस लिखने का तरीका अलग। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं वाटर को पानी बोल दूँ तो क्या मतलब बदल जाएगा? नहीं बदलेगा ना यार। अगर वाटर को H2O बोल दो तो क्या मतलब बदल जाएगा? चीज़ तो वही रहेगी ना, बस हम बोलने का तरीका अलग है। समझ रहे हो? तो मेरी बात ध्यान से सुनो। अब जैसे कि ये तुम्हारा क्या हो गया डेफिनेशन, जो कि ऑस्मोसिस का जो एनसीईआरटी में लिखा है कि हमारा सॉल्वेंट हायर कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट की लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। अब ये डेफिनेशन क्या बोल रही है? द फ्लो ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स हायर कंसंट्रेशन। जो सॉल्यूशन होगा वो अपनी लोअर कंसंट्रेशन से अपनी हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। अच्छा, तो पहले तो मुझे ये बताओ, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन लोअर कहाँ है? सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन लोअर कहाँ है? तो एक बात दिमाग में रखना बेटा, जिधर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन लो होगी वहां पर मान लेना हमेशा सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होगी वो लो होगी। मतलब जो सॉल्यूट होता है उसी पे डिपेंड करती है सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। अगर मैं बोलूं जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज़्यादा है तो उस सॉल्यूशन का हम कंसंट्रेशन ज़्यादा मानते हैं, हमेशा याद रख लेना। जैसे एक एग्जांपल दूं, 1 गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी है, ठीक, एक सेम दूसरे गिलास पानी में 4 चम्मच चीनी है। बताओ कौन से सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन आई? तो बोलोगे जिसमें 4 चम्मच चीनी है। क्यों? क्योंकि आपने बोला सर जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हाई होती है उसी का सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हाई माना जाता है, और जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन लो होती है उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन लो माना जाता है। तो मुझे ये वाली कंडीशन देख के बता दो बेटा, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कहाँ हाई है और कहाँ लो है? तो सब बोलेंगे कि सेकंड वाले में सर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन लो है, क्योंकि सर वहां तो सॉल्यूट है ही नहीं, और जहां सॉल्यूट है ही नहीं मतलब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन मात्रा बिल्कुल जीरो हो गई, तो सॉल्यूशन की भी जो कंसंट्रेशन हो गई बिल्कुल कम हो गई। तो बताओ इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? द फ्लो ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम इट्स लोअर कंसंट्रेशन टू इट्स हायर कंसंट्रेशन। तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कहां कम हुई? सेकंड वाले में, क्योंकि सेकंड वाले में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है ही नहीं। तो सीधी सी बात है, देखो बात वही है, बस लिखने का तरीका अलग। ये क्या बोल रहे हैं कि सॉल्यूशन कहां से कहां आएगा? उसकी लोअर कंसंट्रेशन से उसकी हायर कंसंट्रेशन की तरफ थ्रू एसपीएम। बातें दोनों सेम थी या नहीं? बस लिखने का तरीका बदल दिया। देखो दोनों चीजें सेम थी। अगर बोलो कि पानी या बोलो सॉल्वेंट कहां आएगा? उसकी हायर कंसंट्रेशन से उसकी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। या फिर बोल दो सॉल्यूशन कहां से कहां फ्लो होगा? उसकी लोअर कंसंट्रेशन से उसकी हायर कंसंट्रेशन की तरफ। तो भी वही बात है, क्योंकि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कहां पर कम है? सेकंड वाले में कम है और फर्स्ट वाले में ज्यादा है। कैसे पता चला? हम तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को देख लेते हैं, उससे हमें पता लग जाता है। सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जहां कम होती है वहां सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम होती है, जहां सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हाई होती है वहीं सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हाई होती है। मतलब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जो वर्ड यूज करते हैं वो सॉल्यूट की वजह से करते हैं। अगर मैं बोलूं कि सॉल्यूट ज्यादा है किसी भी सॉल्यूशन में, मतलब वो सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है, मतलब वो सॉल्यूशन काफी ज्यादा कंसंट्रेटेड है उसके। तो हम ये जो वर्ड यूज करते हैं सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, वो सॉल्यूट को देखते हुए हमेशा करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक तुम्हें ऑस्मोसिस की डेफिनेशन और आज जो ये तुम्हारा कंफ्यूजन होता होगा मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। और जिन बच्चों को अभी भी समझ नहीं आया तो वो बेटा कमेंट सेक्शन में अभी पूछ सकता है। मैं दोबारा से एक अलग से वीडियो बना के फिर कोशिश करूंगा तुमको समझाने की। जिसको समझ आ गया बेटा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अभी मिटा देता हूं उसको मैं। चलो हमने ऑस्मोसिस को तो समझ लिया। अच्छा, रियल लाइफ में भी समझ लिया, वही किसमिस वाला एग्जाम्पल, आम वाला एग्जाम्पल और एक चने वाला एग्जाम्पल, और भी होंगे 2-4 आ रहे होंगे किसी किसी को, पर मुझे तो याद नहीं आ रहे। 3 जो आ रहे थे वो मैंने तुम्हें बता दिए, ठीक है। अच्छा, 1-2 चीजें और भी दी हमारे एनसीईआरटी में, जैसे एडिमा करके कुछ दिया है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा,
अब यार ध्यान से सुनना, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ऑस्मोसिस तो सबको क्लियर हो गया, अब हम ऑस्मोटिक प्रेशर को आराम से समझ लेंगे। अगर ऑस्मोसिस क्लियर हो गया तो ऑस्मोटिक प्रेशर समझने में बिल्कुल किसी को दिक्कत नहीं आने वाली। देखो सेम हम अपना जो बना था डायग्राम सेम बना लेते हैं। देखो ये बीच में क्या लगेगी, एसपीएम। एसपीएम क्या होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, कुछ कह रहे होंगे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जो आधी चीज़ों को जाने देती है और आधी चीज़ों को नहीं जाने देती। ठीक, इधर हमारा प्योर वाटर है, मतलब इधर हमारा सॉल्वेंट पूरा भरा है, पूरा प्योर वाटर 2 लीटर में। और ये वही चीज़ इधर अपना वाटर के साथ थोड़ा सा सॉल्ट है। अच्छा, तो इधर जो सोल्यूशन की कंसंट्रेशन आई होगी लेकिन सॉल्वेंट की लो। ठीक, तो ये फर्स्ट कंपार्टमेंट है, ये सेकंड कंपार्टमेंट है। इधर तुम्हारा प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, इधर तुम्हारा सोल्यूशन है। इसमें से बोल सकता हूँ कि 1.5 लीटर मान लो पानी है, बाकी 0.5 लीटर जो ऑक्यूपाई कर रखा है सॉल्ट ने। तो मात्रा कहाँ हुई पानी की, सेकंड में ज़्यादा हुई, फर्स्ट में कम हुई। ठीक, तो नॉर्मल अगर ऑस्मोसिस की बात करूँ तो तुम्हें पता है ऑस्मोसिस जो हो रहा होगा, जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट हो रहा होगा वो सेकंड टू फर्स्ट हो रहा होगा, सबको पता है। तो जो तुम्हारा सोल्यूशन आ रहा होगा वो सेकंड से फर्स्ट में आ रहा होगा, इसी को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं, जैसा कि हमने अभी समझा था। ठीक, तो बेटा एक टाइम ऐसा आएगा कि ये वाटर आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा बेटा जब ये पूरा भर जाएगा, पूरा भर जाएगा। वैसे ही क्या होगा, अच्छा एक मैं तुम्हें सिंपल सी बात पूछना चाहूँगा, बिल्कुल सिंपल सी बात पूछना चाहूँगा। जैसे मान लो किसी कंटेनर में, जैसे एक बाल्टी है बेटा, ध्यान से सुनना, बाल्टी में पानी हमने स्टार्ट किया। ठीक, जैसे हमने पानी स्टार्ट किया वो खाली थी, पूरी भरती गई भरती गई भरती गई भरती गई, मान लो पूरी भर गई। अब क्या होगा, जगह हो गई उसकी खत्म, जितनी भरनी थी वो भर गई। अब क्या होने वाला है, वो पूरा का पूरा, अगर मैं मान लो उसको पूरा, तो ऊपर से वो क्या होने लगा, फ्लो आउट होने लगा। अच्छा, वो जगह थी इसी वजह से फ्लो आउट हो गया। मान लो जैसे कि एक अपना प्रेशर कुकर है, ठीक है, उसमें क्या होता है, जैसे ही हम लोग कोई भी खाना बनाते हैं गर्म, तो एक टाइम के बाद क्या होता है, अगर मान लो उसमें जैसे ही तो एक टाइम के बाद हमें पता चल जाता है, जैसे सीटी उसमें से निकलती है तो हमें पता चल जाता है कि जो वेपर प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बन चुका है और वो कहाँ निकल रहा है, बाहर। लेकिन अगर मान लो उसको मैं बंद कर दूँ, जगह बची नहीं है, बहुत सारा वेपर हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, पूरा फट जाएगा। समझ रहे हो, एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। मतलब जैसे वेपर बनती जाएगी, जो वॉल्स होंगी कुकर प्रेशर की, उसमें जो वेपर होगी वो क्या लगाएगी, बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर रही होगी। सुनो ध्यान से, ये वाटर आते गया सर, आते गया, इधर आते गया, इधर बहुत तगड़ा प्रेशर क्रिएट हो गया, उसने क्या कर दिया, इसको आना बंद कर दिया। फिर से सुन लो, इधर अभी तक आ रहा था, लेकिन एक टाइम के बाद इधर एक प्रेशर क्रिएट होगा, उसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, ये जो सॉल्वेंट इधर आ रहा था वो रुक जाता है, और इसको हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा, अभी कुछ लोगों को समझ नहीं आया तो एक तरीके से और समझ लो। मान लो ऑस्मोसिस में क्या हो रहा था, प्योर वाटर सॉल्टी वाटर की तरफ आ रहा था, इधर से हमने एक प्रेशर लगा दिया, मान लो 5 ATM, कितना, 5 ATM प्रेशर इधर से लगा दिया मैंने। तो इस 5 ATM प्रेशर ने, मान लो 5 ATM प्रेशर ने क्या कर दिया, इधर जो पानी आ रहा था, तुम्हें पता तो चल गया ये 5 ATM लग कैसे रहा है, लेकिन मैं तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूँ बस, ठीक है। तो इधर से हमने 5 ATM प्रेशर जो लगाया, उससे क्या हुआ, जो ये ऑस्मोसिस हो रहा था, मतलब ये जो पानी इधर आ रहा था वो रुक गया। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करता है, जो ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है उसको रोक देता है। मतलब जो सेकंड कंपार्टमेंट से पानी फर्स्ट कंपार्टमेंट में आ रहा था वो रुक गया, मतलब ऑस्मोसिस स्टॉप हो गई। किसकी वजह से, एक प्रेशर की वजह से। और वो प्रेशर कहाँ से लग रहा है, सॉल्यूशन की तरफ से। तो सॉल्यूशन की साइड से एक प्रेशर लगाते हैं, वो ऑस्मोसिस को रोक देता है, उसी को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। फिर से समझ लो, द प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड, फिर से सुनो, चलो लिख देता हूं, द प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड टू जस्ट स्टॉप द ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। जो प्रेशर सॉल्यूशन साइड से लगता है ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, इसी को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। जैसे कि मैं बोलूं 5 ATM जो प्रेशर है वो ऑस्मोटिक प्रेशर है, क्योंकि वो ऑस्मोसिस को रोक देता है। ऑस्मोसिस जो हो रहा था उसको रोकने के लिए इधर से मैंने 5 ATM प्रेशर लगाया, उसने ऑस्मोसिस रोक दी। मान लो मैंने ऐसे स्टार्ट किया होगा, पहले 1 ATM लगाया, पूरा नहीं रोक पाऊँ,
2 ATM लगाया फिर भी पानी आ रहा है, 3 ATM लगाया फिर भी आ रहा है, 4 आ रहा है फिर भी थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है। जैसे ही मैंने 5 ATM लगाया बिल्कुल ऑस्मोसिस रुक गई, तो मैं बोल सकता हूं 5 ATM जो प्रेशर लगा रहा हूं मैं वो ऑस्मोटिक प्रेशर है, क्योंकि वो ऑस्मोसिस को रोक देता है। तो जो प्रेशर सॉल्यूशन साइड की तरफ से लगता है ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, उसको हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। अच्छा, अब आते हैं इसके कुछ फॉर्मूले की तरफ, ऑस्मोटिक प्रेशर के फॉर्मूले की तरफ आते हैं अभी हम। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंपल सा फॉर्मूला होता है बेटा, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो आता है R इंटू टी। आर हमारा गैस कांस्टेंट, टी हमारा टेम्परेचर, ठीक। सी हमारा क्या है, कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन किसके टर्म्स में निकालेंगे हम, मोलैरिटी के टर्म्स में, ठीक है। तो बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर इंटू R इंटू टी, ठीक है। सी को क्या लिख दिया बेटा, N अपॉन V। तो कंसंट्रेशन हमने किसके टर्म्स में निकाली है बेटा, मोलैरिटी के टर्म्स में निकाली है, ना कि मोलैलिटी के टर्म्स में, ठीक है। अच्छा सुनो, अच्छा तो फिर क्या करेंगे, इधर मैं लिख देता हूं, N को लिखते हैं गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम इंटू R इंटू टी। तो बेटा जिनको ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला नोट करना है तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला नोट कर लो। हम इसके काफी सारे न्यूमेरिकल करेंगे, उसकी आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा। एक तो ऑस्मोसिस समझ में आ गया और ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आ गया, और ये हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला है, पाई इक्वल टू CRT। सी का मतलब कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को लिखेंगे मोलैरिटी के टर्म में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ पर मोल्स को लिख देंगे गिवन मास मॉलिक्यूलर मास इंटू वॉल्यूम इंटू R इंटू टी, ठीक है। तो ये तुम्हारा कंप्लीट हुआ ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा ठीक, अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट 2-3 टर्म्स बताना चाहता हूँ। उसको बताने से पहले एक क्वेश्चन आता है बेटा तुम्हारा, और काफी बार ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो तुम्हारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये मोलर मास हायर मैक्रोमोलिक्यूल्स का, मतलब या फिर मैं बोलूं मोलर मास लार्जर मैक्रोमोलिक्यूल्स का फाइंड करने के लिए बड़ा काम आता है। फाइंड करने के लिए काम आता है, फिर से सुन लो, फाइंड करने के लिए बहुत काम आता है। ऑस्मोटिक प्रेशर से हम जो लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, जैसे मैं एग्जांपल बोलूं प्रोटीन, स्टार्च, ये बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल है इनका मोलर मास भी तो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। बड़े बड़े मॉलिक्यूल इनका मोलर मास होता है वो काफी होता है, तो इसको हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे तो सर मोलर मास तो हम एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट से भी कर सकते हैं, रिलेटिव लोअरिंग से भी कर सकते हैं, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट से भी कर सकते हैं, तो ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या इसमें खास बात है। अगर मोलर मास करना है प्रोटीन का तो उससे कर दो, क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट वाले से नहीं कर सकते। सुनो, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा जो होता है वो हम रूम टेम्परेचर पर कैलकुलेट कर सकते हैं, बल्कि फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कभी रूम टेम्परेचर पे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। मेरी बात समझ आ रही है? क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वाले में क्या होता है, टेम्परेचर हायर हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट में लोअर हो जाता है, तो उस चक्कर में क्या होता है, हम वहां पर कैलकुलेशन अगर करेंगे तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, ये 3 पॉइंट लिख लो। अगर ये क्वेश्चन आएगा कि हायर मैक्रोमोलिक्यूलर, जैसे प्रोटीन हो गया, बड़े बड़े मॉलिक्यूल हो गए, प्रोटीन हो गया और स्टार्च हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स में ही आ जाएगा तुम्हारा स्टार्च, तो ये जितना हो गया इनको हम ऑस्मोटिक प्रेशर से इनके मोलर मास को निकाल देते। क्यों? क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी कैलकुलेटेड एट रूम टेम्परेचर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम रूम टेम्परेचर में कैलकुलेट कर सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा बहुत बड़ा फायदा इससे, ऑस्मोटिक प्रेशर की जो वैल्यू है वो काफी ज्यादा लार्ज आती है और मेजरेबल होती है, हम उसको आराम से मेजर कर सकते हैं। तीसरा है, ऑस्मोटिक प्रेशर में हम मोलैरिटी यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ मोलैलिटी। तो ये 3 पॉइंट बेटा आप लोग लिखे आओगे और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे इस क्वेश्चन में। अगर कोई पूछे कि ऑस्मोटिक प्रेशर से ही हायर मॉलिक्यूलर मास क्यों निकालते हैं, तो ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी कैलकुलेटेड रूम टेम्परेचर। ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू काफी लार्ज होती है, उसको मेजरेबल होती है। और दूसरी बात, हम मोलैलिटी ना यूज करके यहाँ मोलैरिटी यूज कर रहे हैं, तो ये 3 बहुत बड़े फायदे हैं। इसी वजह से हम ऑस्मोटिक प्रेशर को यूज करते हैं लार्जर या फिर मैं बोलूँ बड़े जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं तुम्हारे, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सबको इनका मोलर मास फाइंड करने के लिए हम ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज करते हैं। अच्छा ठीक, अब बढ़ते हैं हम अगली टर्म्स की तरफ अपनी।
जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर से ही है, जो मैं तुम्हें एग्जांपल भी दे रहा था। सुनो, 3 सोल्यूशन है हमारे। एक है आइसोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन, दूसरा है हमारा हाइपोटोनिक सोल्यूशन, तीसरा है हमारा हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन तीनों इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनते जाना। सबसे पहले बात करेंगे आइसोटोनिक सोल्यूशन की। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन बेटा वो होते हैं जहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो बराबर होता है। फिर से सुनो, आइसोटोनिक सोल्यूशन वो सोल्यूशन होते हैं जिन सोल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होता है। फिर से सुनो, जिधर ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होता है। जैसे 2 सोल्यूशन है तो दोनों तरफ जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो बराबर होगा। तो इससे क्या होगा, इससे बहुत बड़ा फायदा होता है। मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। सुनो, ध्यान से सुनो। मैं जो एनसीईआरटी का एग्जांपल ले रखा है तो मैं एनसीईआरटी का ही यूज करूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी में जो लिखा है वो काफी अच्छा लिखते हैं और बढ़िया एग्जांपल होता है, तुम्हारे लिए फायदा है, क्योंकि क्वेश्चन भी तुम्हारे एनसीईआरटी से ही बनेंगे। सुनो, जैसे जो हमारी ब्लड सेल होती है, जो हमारी ब्लड सेल होती है उसके अंदर बेटा 0.9% NaCl रहता है। जो ब्लड सेल है उसके अंदर जो फ्लूइड है, जो भी फ्लूइड है हमारा ब्लड सेल्स के अंदर, जो भी फ्लूइड है उसके अंदर सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन है बेटा वो कितनी है, 0.9%। और मैंने तुम्हें बताया था किसी भी सोल्यूशन का कंसंट्रेशन उसके सॉल्यूट पर डिपेंड करता है, ठीक है, अभी बताया था। अच्छा, तो जैसे मैं बोलूं जो हमारा ब्लड सेल है उसके अंदर कितना NaCl प्रेजेंट होता है, 0.9%। बिल्कुल, ये तुम्हारा ब्लड सेल में NaCl का कंसंट्रेशन है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, ये हमें ये याद रहेगा, ये याद रहेगा कि नहीं, रहेगा कि नहीं, ठीक है। तो ब्लड सेल में नमक का कंसंट्रेशन कितना है, 0.9%। याद रख लेना बेटा, ब्लड सेल में जो तुम्हारा NaCl है उसका कंसंट्रेशन 0.9%, जिससे हमारे ब्लड सेल में जो भी बेटा लिक्विड भर रखा है उसके अंदर ये जो तुम्हारा NaCl है ये डिसाइड करेगा उसकी कंसंट्रेशन को। चलो अभी समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे बेटा जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, डॉक्टर जब क्या करता है, इंजेक्शन लगाता है, तुम इसको पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी के पैराग्राफ में लिखा है। तो जब भी डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो क्या करता है बेटा, जो कंसंट्रेशन होता है वो हमेशा कितना रख लेता है, 0.9%। इंजेक्शन का जो कंसंट्रेशन है, इंजेक्शन में जब भी वो इंजेक्शन लगा रहा है, जो भी इंजेक्शन में फ्लूइड है उसके अंदर कितना कंसंट्रेशन रखता है, 0.9%। अगर वो इतना नहीं रखेगा, मान लो अगर कंसंट्रेशन उसने NaCl की जगह 0.9 की जगह 1 कर दी, तो बेटा क्या होने वाला है, तो इसका कंसंट्रेशन हाई हो गया। जो डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहा है, सपोज मान लो ये इंजेक्शन है, इसमें 1% NaCl ले लिया, और जहां इंजेक्शन लग रहा है मेरी ब्लड सेल में उसमें कंसंट्रेशन कितना है, 0.9%। तो तुम्हें पता है अगर 1% NaCl लूंगा तो इसके अंदर नमक की मात्रा ज़्यादा हुई, नमक की मात्रा ज़्यादा हुई या सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा हुई, या बोलूँ सोल्यूशन की कंसंट्रेशन इधर हायर हुई और ब्लड सेल में सोल्यूशन की कंसंट्रेशन कम हो गई। तो उससे क्या होगा, जैसे ही डॉक्टर इंजेक्शन लगाएगा, जैसे ही इंजेक्शन डॉक्टर लगाएगा वैसे ही क्या होने वाला है, इसकी कंसंट्रेशन हायर थी, इसकी कंसंट्रेशन कैसी थी, लोअर थी। अगर मैं इस सेल को, फिर से सुन लो जो मैं बोल रहा हूँ, अगर डॉक्टर ने क्या किया, जैसे ब्लड की कंसंट्रेशन ये थी, जैसे मान लो अगर दोनों तरफ बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बात समझ आ रही है। जो डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहा है उसके अंदर 0.9% NaCl ले रहा है, और मेरी ब्लड सेल में भी जी कितना NaCl है, बराबर उतने 0.9%। मेरे ब्लड सेल में भी 0.9% NaCl है, डॉक्टर ने जो इंजेक्शन लगाया उसके अंदर भी 0.9% NaCl है। अगर वो दोनों की कंसंट्रेशन अगर बराबर है तो अभी पढ़ा हमने, लिक्विड कहीं से कहीं फ्लो नहीं होगा। एक बात बताओ, ऑस्मोसिस में कहां से कहां फ्लो होता है, जहां सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम होती है और जहां सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हायर होती है। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मतलब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन, तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन दोनों तरफ अगर बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर डॉक्टर ने इसकी कंसंट्रेशन कम कर दी या ज्यादा कर दी, या तो तुम्हारी नस बेटा फूल जाएगी, या तुम्हारी जो नस होगी या तो स्वेलअप हो जाएगी या फिर श्रिंक हो जाएगी। बात तुम्हें समझ में आ रही होगी। तो जब भी डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो वो याद रखता है कि कंसंट्रेशन जो इंजेक्शन की लेनी है उसे
एग्जैक्टली वही लेनी है जो कि ब्लड के अंदर है, जो कि ब्लड सेल के अंदर है। अगर ब्लड सेल के अंदर 0.9% NaCl की कंसेंट्रेशन है तो इंजेक्शन में भी उतनी ही लेगा, क्योंकि अगर उसने ये कंसेंट्रेशन बदल दी तो क्या होगा, अगर दोनों सोल्यूशन की कंसेंट्रेशन जब तक सेम होगी, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहेगा, ना तो इधर से कोई चीज इधर जाएगी, ना तो इधर से कोई चीज इधर आएगी, ना तो तुम्हारी जो नस होगी वो फूलेगी और ना ही तुम्हारी नस श्रिंक होगी। तो ये बात हमेशा याद रखना, जो ब्लड सेल होगी उसमें जितना कंसेंट्रेशन NaCl का है उतना ही डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाता है तो उस इंजेक्शन में उसको कंसेंट्रेशन रखना पड़ता है, क्योंकि कम ज्यादा होगा तो अभी हम लोग समझते हैं कि कम ज्यादा पर क्या होगा, ठीक। तो अगर बराबर कंसेंट्रेशन है, जितनी ब्लड सेल में है कंसेंट्रेशन उतनी डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया है तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाता है तो वो किसका एग्जांपल हुआ, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का, क्योंकि वो थोड़ा, हाँ कोई अनाड़ी डॉक्टर तो बात अलग है बेटा, ठीक है, जो क्या कहते हैं यार कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी है, अगर अनाड़ी डॉक्टर के पास जाओगे तो बेटा गड़बड़ हो जाएगी। अगर जिसने प्रॉपर यार अच्छे से कर रखा है तो उसको पता रहता है कि कंसेंट्रेशन हमें कितनी रखनी है, क्योंकि ब्लड सेल के अंदर 0.9% NaCl है तो हमें इंजेक्शन में भी बराबर रखना है, ताकि ना तो जो तुम्हारी जो नस है वो तो ना तो फूल जाए, ना ही स्वेलअप हो जाए, ना ही श्रिंक हो जाए, ठीक। अब बात करते हैं हाइपोटोनिक की। इसमें ध्यान से सुनो, मान लो तुम्हारा जो ब्लड सेल था उसमें 0.9% क्या था, NaCl, 0.9% NaCl था, ठीक। इस बार क्या हुआ, ध्यान से सुनो, जो भी मान लो इस ब्लड सेल को मैंने ऐसे सोल्यूशन में डाल दिया, ऐसे सोल्यूशन, मान लो ये कंटेनर है, इसमें तुम्हारी ये ब्लड सेल डाल दी, ठीक है, और ब्लड सेल में NaCl कितना था बेटा, 0.9। जिस कंटेनर में मैंने डाला है उस कंटेनर में जो कंसेंट्रेशन थी, फिर से सुन लेना, जिस कंटेनर में मैंने डाला है उस कंटेनर में कंसेंट्रेशन थी 0.4% NaCl, मतलब जो कंसेंट्रेशन थी सोल्यूशन की कम थी। तो अगर सोल्यूशन की कंसेंट्रेशन कम थी तो उस सोल्यूशन की कंसेंट्रेशन कम, ब्लड सेल की कंसेंट्रेशन ज्यादा, क्योंकि ब्लड सेल की कंसेंट्रेशन 0.9% NaCl है और जिस सोल्यूशन में डाला है वो सोल्यूशन की कंसेंट्रेशन 0.4% है। तो क्या होगा, जो तुम्हारी ब्लड सेल थी इसके अंदर वो जिस सोल्यूशन को डाला है वो सारा लिक्विड इस ब्लड सेल में भर जाएगा और तुम्हारी जो ब्लड सेल होगी वो स्वेलअप हो जाएगी। या फिर मैं कह सकता हूं जो किशमिश वाला एग्जाम्पल है वो हाइपोटोनिक का ही है, क्योंकि किशमिश को जैसे ही हम डालते हैं पानी में तो होता क्या है, पानी की कंसेंट्रेशन होती है वो उस बर्तन में ज्यादा है, किशमिश के अंदर कम है, तो पानी किशमिश के अंदर चला जाता है। या सिंपल सा बोलो यार, क्या बोल रहा हूं तब से किशमिश, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूं बेटा ध्यान से सुनो, जो तुम जब कोई चीज स्वेलअप होती है तो वो हमारा हाइपोटोनिक का केस होता है। जैसे कि अगर एक ब्लड सेल को मैं एक कंटेनर में डालता हूं और वो स्वेलअप हो गई तो समझ जाना वो हाइपोटोनिक है। मतलब जिस ब्लड सेल को तुम डाल रहे हो उसमें 0.9% सोल्यूशन NaCl था, लेकिन जिस सोल्यूशन में डाल रहे हो वहां पर 0.4% NaCl है, मतलब सोल्यूशन की कंसेंट्रेशन लो है। और ऑस्मोसिस कहती है द फ्लो ऑफ सोल्यूशन फ्रॉम इट्स लोअर कंसेंट्रेशन टू इट्स हायर कंसेंट्रेशन। याद रहेगा, आई थिंक, इसे भूल मत जाना, ठीक है। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में कोई भी चीज क्या हो जाती है, बिल्कुल याद रखना, स्वेलअप हो जाती है। कोई भी चीज स्वेलअप हो जाती है। तो जो भी एग्जांपल लिए थे किशमिश वाले, ये सब किसके हो गए, तुम्हारे हाइपोटोनिक के। अच्छा, अब बात करेंगे हाइपरटोनिक की। जैसे तुम्हारी ब्लड सेल है, तुम्हें पता है, अब तो याद ही हो गया वो 0.9% NaCl। इस बार अपनी ब्लड सेल को हमने ऐसे कंटेनर में डाला, ये तुम्हारी ब्लड सेल, ठीक है, ये सपोज मैं इधर ले लेता हूँ बड़ा सा, ये तुम्हारी हो गई ब्लड सेल, ठीक है। इस ब्लड सेल को ऐसे कंटेनर में डाला जिसमें जो सोल्यूशन पड़ा उसकी कंसंट्रेशन है 1.2% NaCl। अच्छा, तो अब तुम्हारे ब्लड सेल की कितनी है, 0.9%। तो अब सोल्यूशन का कंसंट्रेशन ब्लड सेल में कम है और उस कंटेनर में ज्यादा, तो जो भी तुम्हारा लिक्विड होगा ब्लड सेल के अंदर का वो सारा बाहर आ जाएगा और तुम्हारी ब्लड सेल सूख जाएगी, या फिर बोलूं श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। और जब कोई चीज श्रिंक होती है, सिकुड़ जाती है, तो वो केस आता है तुम्हारा हाइपरटोनिक सोल्यूशन का। अच्छा, एग्जाम्पल है, जब आम को नमक में मिलाते हैं तो आम जो होता है वो श्रिंक हो जाता है, क्योंकि आम के अंदर से जितना भी पानी होता है वो सारा का सारा बाहर आ जाता है। और ये जो केस है हमारा वो हो गया हाइपरटोनिक का, ठीक। तो इसके साथ मैं रब कर देता हूं। अब इस ऑस्मोटिक प्रेशर में एक लास्ट वाला टॉपिक बचा है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं और इसके बाद इस चैप्टर से सिर्फ लास्ट टॉपिक बचेगा वेंट ऑफ फैक्टर। इस साल तो बोर्ड में वो टॉपिक हटा भी दिया है,
तो फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे उसे कंप्लीट ही कर लें, उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करें, या फिर उसको हम अलग से कर लेंगे, क्योंकि मुझे वो टॉपिक देखो अभी बोर्ड से तो हटा दिया, लेकिन नेक्स्ट ईयर तो हो सकता है दोबारा रख दें, या फिर जो बच्चे नीट्स की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके में तो हटा नहीं है, तो वो लोगों को तो देखना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं लास्ट वाला वीडियो भी बना ही दूंगा, ठीक है। तो अब जैसे मैं बात करूंगा लास्ट टॉपिक जिसका नाम है रिवर्स ऑस्मोसिस, आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है, वैसे नहीं, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। देखो वही कंटेनर बनाया हमने, इधर प्योर वाटर था, बीच में एसपीएम लगी थी, इधर सॉल्टी वाटर था, मतलब वाटर प्लस सॉल्ट था इधर, तो सॉल्टी वाटर बोल दिया मैंने डायरेक्टली, ठीक है। तो तुम्हें पता है अगर नॉर्मल ऑस्मोसिस होगी तो पानी प्योर वाटर से सॉल्यूशन की तरफ आएगा या फिर सॉल्टी वाटर की तरफ आएगा, मतलब अच्छा पानी नमक वाले पानी की तरफ आ रहा है, इसको हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। अच्छा, मैंने इधर से 5 atm प्रेशर लगाया था, उसने बेटा क्या किया था, कितने लोगों को याद है, कितने लोगों को याद है, 5 atm प्रेशर लगाने पर ये जो ऑस्मोसिस थी वो रुक गई थी, ऑस्मोसिस थी वो रुक गई थी, उस प्रेशर को बोलते थे हम ऑस्मोटिक प्रेशर। याद आ गया, ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा, 5 atm क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि क्या करता है, ऑस्मोसिस को रोक देता है, मतलब जो साफ पानी है वो गंदे पानी की तरफ आ रहा है या फिर नमक वाले पानी की तरफ आ रहा है, उसको हम लोग एक प्रेशर लगा के रोक देते हैं। अच्छा, वो कितना, 5 atm। अगर मैंने ये 5 atm को बढ़ा के कर दिया 10 atm, मतलब अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर को थोड़ा सा बढ़ा दूं, एक्सीड कर दूं, एक्सीड मतलब बढ़ा दूं, तो क्या होगा, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर 5 atm तो सिर्फ रोकता था इधर से पानी इधर आने में, ऐसा तो देखो क्या होता था कि पानी ना तो इधर से इधर जाता था और ना इधर से इधर जाता था, कब, 5 atm पे। लेकिन मैंने 10 atm जैसे किया, या फिर मैं बोलूं जैसे ही मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ाया तो ऑस्मोसिस जो थी वो रिवर्स हो गई। क्या हो गई, रिवर्स हो गई, मतलब ऑस्मोसिस जो थी रिवर्स हो गई, इसी को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। और सब जानते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस को ही हम लोग आरओ कहते हैं। आरओ समझ गए क्या होता है, जो पानी को साफ करता है, गंदे पानी को साफ करता है। तुम्हें पता है इधर जो पानी था उसमें सॉल्ट था और हमारे लिए ये पानी ठीक नहीं था, तो हमने क्या किया, आरओ लगाया। तुम देख लेना, आरओ में देख लेना बेटा, सब लोग ये देख सकते हो कि आरओ के अंदर ये 2 ऐसे लेयर लगी होती हैं, उनको हम वो एसपीएम ही होती है एक्चुअल में। देखना आरओ के अंदर जो ये एसपीएम लगी होती है, इसी का मेन काम होता है, क्योंकि एसपीएम क्या करती है, नमक को जाने नहीं देगी, और जो पानी है इधर, जो पानी होगा वो इधर चला जाएगा, बाकी जो गंदगी होगी, जो वेस्ट होगा, वो सारा इस वाले कंपार्टमेंट में ही रह जाएगा। लेकिन ये पॉसिबल कब है, जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर से थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा दें। ऑस्मोटिक प्रेशर तो क्या करता था, ऑस्मोसिस को रोकता था, मतलब प्योर वाटर को सॉल्ट वाटर में आने से रोकता था। 5 atm था वो, अगर 5 atm से बढ़ा के मैं 10 atm कर दूं, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा दूं, तो ये ऑस्मोसिस रिवर्स हो जाएगी। इसी को हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। if we exceed the osmotic pressure, then the osmosis should be reverse, is called reverse osmosis। I think समझ में आ गया होगा। हाँ, थोड़ा बहुत इंग्लिश का हो सकता है तो उसको एडजस्ट कर लेना। हाँ, मैं इतना बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ो, जहां चीज समझ नहीं आती है प्रॉपर तुम लोग यार उसका क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन हाँ एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ो, क्योंकि मुझे जो लगता है एनसीईआरटी सबसे बेस्ट बुक है, ठीक है। और अगर नहीं समझ आता है तो तुम लोग, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। जो भी क्वेश्चन नहीं आता है मैं कोशिश करूंगा बेटा, तुम जो भी क्वेश्चन पूछोगे, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे वो कंसेप्चुअल हो, या जैसा भी क्वेश्चन हो, हम लोग उसको करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ठीक है बेटा, जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा है वो यार लाइक करो, शेयर तुम लोग नहीं कर रहे हो यार, अगर शेयर नहीं करोगे तो यार फिर उतना मन नहीं लगता, मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है यार। तो चैनल को यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, ताकि सब्सक्राइबर थोड़े से बढ़े मेरे, समझ रहे हो, तो मैं तुम्हारी और ज़्यादा हेल्प कर सकूँ, ठीक है। तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक ठीक है यार, बाय, टेक केयर।